नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। एक बार सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एक बार सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताएं शुरुआत करने से पहले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और लाइक का बटन जरूर दबा दें तुरंत। मैं आज की क्लास को शुरुआत करता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पर पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है वो फ्री में कराई जा रही है। ऐसे बच्चे जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं और तैयारी नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारणों, बस आप ये कह सकते हैं दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में नहीं जा पाते, प्रयागराज नहीं जा पाते, इंदौर नहीं जा पाते, तो उन बच्चों के लिए यहाँ पर पूरी जो तैयारी है वो निःशुल्क कराई जा रही है। बिल्कुल एक भी यहाँ पर पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे हैं और ये जो तैयारी है वो फ्री में कहाँ कराई जा रही है, वो इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। ओनली यूपीएससी के इसी यूट्यूब चैनल पर जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं फ्री में, यहाँ पर क्लासेस उन्हें मिल रही हैं, वो एक बार प्लीज़ आप सभी कमेंट में बताओ कि आपको क्लासेस मिल रही हैं। आपके एक एक कमेंट को पढ़ा जाता है, तो प्लीज़ एक बार बताओ। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको फ्री में जो है रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब आपको जो बुक्स हैं वो भी फ्री में यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं, जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक बार प्लीज़ बताओ कमेंट सेक्शन में आप सभी, ठीक है। तो अगर आपको जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत है तो आप 9711141048 इस पर आप हमें क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अभी तक देखिए जो या फ्री क्लासेस हुई हैं उसकी लगभग 44 क्लासेस इंडियन पॉलिटी की हो चुकी हैं, यानी कि जो राज व्यवस्था की क्लासेस चल रही हैं, संविधान एवं राज व्यवस्था की जो क्लास चल रही है वो उसकी 44 क्लास अभी तक हुई है और आज इसकी अगली क्लास है, ठीक है। अब ये जो क्लासेस अभी तक की हुई हैं वो आप देख सकते हैं, इसकी जो प्लेलिस्ट है एक बना दी गई है इन 44 क्लासेस की, जितनी क्लासेस अभी हुए हैं, और इसकी जो प्लेलिस्ट बना दी गई है उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर आप वहां से क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक का बटन जरूर दबाएं। जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं सबसे पहले आप क्लास को ओपन करने से करते ही आप एक बार प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करें और कमेंट किया करें, अपनी उपस्थिति जो है वो बताया करें, दर्ज कराया करें, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए, ओनली यूपीएससी का ये प्लेटफॉर्म तो चल ही रहा है, लेकिन जो मैं आपको, शुभम मिश्रा मेरा नाम है, मैं आपको जो आपकी डेली क्लासेस लेता हूँ, देखिए मेरे नाम से मेरा अपना खुद का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, आपको ये दिख रहा होगा साइड में, शुभम मिश्रा के नाम से है। इसे मैं सीधा डील करता हूं, इसे आप जाकर सब्सक्राइब कर लें। इसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके एक एक कमेंट, जो भी आप वहां यहाँ पर प्रतिक्रियाएं करते हैं, देते हैं, कमेंट करते हैं इस चैनल पर, शुभम मिश्रा वाली चैनल पर, वो मैं आप सीधा देखता हूं जब भी आप कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जाकर सब्सक्राइब कर लें और सीधा आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अभी जो मैं डेली एक्टिविटी मेरी क्या होती है, डेली रूटीन क्या होता है, वो भी मैं यहाँ इस चैनल पर आप दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, और मेरी जो लाइफस्टाइल है वो भी दिखाऊंगा, और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, न्यूज़ कोई आती है तो मैं यहाँ पर अपडेट किया करता हूँ इस चैनल पर। तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल की जो लिंक है शुभम मिश्रा वाले चैनल की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक जाएं, अभी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक वहाँ पर दी गई है, जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था एक बार बताएं आप सभी। आर्टिकल 368 हम लोग पढ़ रहे थे। ब्रीफ आज का जो डिस्कशन है वो काफ़ी ब्रीफ होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आर्टिकल क्या पढ़ रहे थे भैया, आर्टिकल 368 है ना, यानी कि जो संविधान संशोधन की शक्ति है संसद को मिली हुई है अमेंडमेंट करने की, है ना, जो संविधान को क्या है, संशोधन करने की, बदलाव करने की, परिवर्तन करने की संविधान में जो शक्तियां मिली हुई हैं, उसे हम लोग यहां पर आर्टिकल 368 के माध्यम से पढ़ रहे थे, है ना। अब आज हम लोग देखेंगे कि ये जो संविधान जो शक्तियां मिली हुई हैं उसके आगे कुछ देखिए, कुछ यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि चैलेंजेस भी आए हैं आर्टिकल 368 को लेकर। कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ संसद के सामने, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसके सामने बहुत से ऐसे केसेस भी पहुंचे कि ये जो जो हमारे संसद को यानी पार्लियामेंट को जो ये पावर मिली है कि आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में बदलाव कर सकती है, इस पे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब बदलाव जो है संसद करना शुरू की तो यहाँ पर क्या है, कुछ चैलेंजेस भी आए। कुछ लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और कहें कि नहीं भैया ये नहीं कर सकती, जो है संसद पार्लियामेंट है ऐसा नहीं कर सकती। वो क्या है, किस हिसाब से सारे केसेस, वो हमने देखने जा रहे हैं आज आर्टिकल 368 को ही आगे एक्सपेंड करते हुए, ठीक है। तो क्या है भैया, एक बार सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो संसद, बात को समझिएगा, संसद जो है
हमारी जो पार्लियामेंट है ना, क्या भैया, हमारी जो पार्लियामेंट है, ये जो पार्लियामेंट है इसको शक्तियां मिली हुई हैं किसके तहत, 368 है ना, अनुच्छेद जो है 368 के तहत यहां पर किसको शक्ति मिली है, हमारी संसद पार्लियामेंट को शक्ति मिली हुई है। क्या शक्ति मिली हुई है, अमेंडमेंट करने का, है ना, आप ये कहें कि संशोधन करने का। अब ये दो प्रकार से यहां पर करा जाता है ये संशोधन, ठीक है। एक बात समझिएगा, एक जो पार्लियामेंट है उसको दो प्रकार की शक्तियां मिली हुई हैं। कैसी, एक संविधायी शक्ति है, क्या भैया, संविधायी शक्ति मिली हुई है, एक मिनट, क्या मिली हुई है, एक संविधायी शक्ति मिली हुई है। कहने का मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, क्या भैया, ये संविधायी क्या मिली हुई है, ये शक्ति मिली हुई है। और एक दूसरे प्रकार की शक्ति क्या मिली हुई है जो संसद को, वो ये है कि भैया सामान्य विधि बनाकर पास कराना कोई कानून को। क्या भैया, अभी मैं बताता हूं, एकदम परेशान ना हो। सामान्य विधि मतलब सामान्य कानून बनाकर, मैंने आपको बताया ना कि सामान्य कानून सामान्य बहुमत से पास होता है, कोई विधेयक होता है, तो क्या है, सामान्य विधि बनाकर। तो दो शक्तियां मिली हुई हैं, एक तो संविधायी शक्ति। अब ये जो संविधायी शक्ति है इसको भैया आप ये कह सकते हैं कि संविधान में परिवर्तन किया जाता है यहाँ पर संसद द्वारा। जो संविधायी शक्ति है उसके द्वारा क्या है, संविधान में क्या किया जा सकता है, क्या किया जाता है, संविधान में परिवर्तन आप समझ रहे हैं ना, क्या, जैसे संविधान में कुछ चीजें दी गई हैं उसको क्या है, उसको हटाया जा सकता है, या फिर संविधान में कुछ चीजों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, संविधान, संसद की संविधायी शक्ति कहते हैं, ठीक है। संविधान में परिवर्तन करना है, संविधान में कोई चीज जोड़ना, हटाना, ये संसद की जो ये शक्ति है इसको संविधायी शक्ति कहते हैं। और संसद की जो मान लेते हैं, कुछ आप जानते हैं कि कानून बनाती है संसद, एक कोई कानून बनाना हो, कोई विधेयक बनाना हो, तो वो विधेयक जो बनाती है, जो कानून बनाती है, वो सामान्य विधि, नॉर्मल एक रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू बनाती है, सामान्य बहुमत से 1/2 50% वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये क्या है, ये सामान्य विधि, ये शक्ति क्या कहलाती है संसद की, सामान्य विधि के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं SC/ST एक्ट हो गया, ठीक है। जो SC/ST जो एक्ट है, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो अधिनियम बनाया गया, ये सामान्य विधि द्वारा बनाया गया। लेकिन ये संविधायी शक्ति द्वारा जो GST जो पास किया गया, ये क्या है भैया, ये संसद आर्टिकल 368 के द्वारा, क्या है भैया, आर्टिकल किसके द्वारा, आर्टिकल 368 के द्वारा यहाँ पर क्या है, जो संविधायी शक्ति के द्वारा यहाँ पर क्या किया, संसद ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर GST को पास कराया। बात समझ रहे हैं। तो दो प्रकार की शक्तियां मिली हुई, ये जो है संविधायी शक्ति 368 के माध्यम से, ठीक है, यहाँ पर मतलब जोड़ती है, घटाती है। और ये सामान्य विधि बनाकर, मतलब कोई कानून बनाना है तो सीधा यहाँ पर लोकसभा में ले गई उस विधेयक को, या लोकसभा से पास हुआ, फिर राज्यसभा से पास हुआ, फिर जो हमारे प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति के पास गया, वो अनुमोदन दिए, कानून बन गया, है ना। तो ये सामान्य विधि के द्वारा दो प्रकार की शक्तियां, एक तो सामान्य विधि और एक तो संविधायी शक्ति, मतलब संविधान में कुछ जोड़ना है या हटाना है। तो ये दो प्रकार की शक्तियां हैं। समझ में आ रही चीज़ों, एक बार प्लीज कमेंट करके बताएं। और पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है एक बार ये भी बताया करें। आप जब लिखते हैं कमेंट में, अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो पढ़कर अच्छा लगता है, जो टीम आपको रिप्लाई करती है वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ मैं बाद में ये सारी चीज़ें देखता हूं कि आपकी प्रतिक्रियाएं क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, जो पढ़ाने की टेक्निक है वो सही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है नहीं, तो प्लीज़ एक बार बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो ये दो प्रकार की है शक्तियां हमने देखा, ठीक है। अब देखते हैं कि संसद की ये जो दोनों शक्तियां हैं, संविधायी शक्ति और सामान्य जो शक्ति है, सामान्य विधि है, इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। क्या समझते हैं भैया, इन दोनों के बीच के अंतर को समझते हैं। क्या टॉपिक क्या अपना, संसद की विधायी एवं संविधायी, ठीक है, शक्ति के बीच के अंतर को समझते हैं। क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इसको हम समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले बात को समझिएगा, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। इसके कहां जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड में। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए संविधान के, देखिए यहां पर संविधान में पहला क्या किया गया, पहला संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया, इसको समझिए। अभी पहला संविधान क्या किया गया भैया, संशोधन किया गया। ये पहला संविधान
संशोधन 1951 में किया गया संविधान में। मतलब संविधान में कुछ चीजें क्या करी गई, यहां पर जोड़ी गई। अब ये क्या है पहला संविधान संशोधन, देखिए बात को समझिएगा। जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम जो देश की क्या थी भैया, जो आप ये कहें कि सामाजिक स्थिति थी, है ना, सामाजिक जो सोशल और इकोनॉमिक आप ये कहें कि जो आप आर्थिक रूप से जो भारत था, इकोनॉमिकली जो बैकग्राउंड था भारत का, इंडिया का, वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि इनइक्वालिटी वाला था। मतलब आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा एक समता नहीं थी, समानता वाला मामला ही नहीं था, ठीक है। सामाजिक स्थिति भी जानते हैं, ऊंच नीच वाला मामला चल रहा था, है ना। और आर्थिक रूप से भी कोई बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ी संख्या जो गरीब थी। तो ये क्या था, तो इस समय जब देश आज़ाद हुआ, संविधान हमारा बन रहा था, तो भैया यहाँ पर क्या था, जो इनइक्वालिटी वाला मामला था वो बहुत ज़्यादा था। कास्ट सिस्टम क्या था, जोरों पर था, है ना। ये सारी चीज़ें थी जब संविधान देश आज़ाद हुआ, तो कास्ट सिस्टम था, तो ये सारी चीज़ें थी। अब जब सामाजिक और आर्थिक जो है असमानताएं थी देश में, तो यहां पर क्या है भैया, कास्ट सिस्टम भी था, तो यहां पर जमींदारी प्रथा भी थी। क्या थी भैया, जमींदारी प्रथा। मतलब कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देश की बहुत सारी जमीनें उनके हाथ में थी। अब ये मानकर चलिए 90 to 95% यानी 90 से 95% जो आबादी थी वो गरीब थी, और बची जो रिमेनिंग आबादी 5% या कुछ के आसपास, उन्हीं के पास क्या थी भैया, यहाँ पर ज़मीनें थी। जमींदारी जो प्रथा थी वो जोरों पर थी, है ना, लोग गरीब थे। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो ये इनइक्वालिटी वाला मामला है, यानी जो असमानताएं थी, ये अमीर और गरीब के बीच में, सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े थे, अमीर और गरीबी का मामला जो था, उसे क्या किया गया भैया, इसको क्या किया गया, इसको एक लेवल पर लाने के लिए, एक सभी को एक समान दर्जा देने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, जो सरकारें थी, बात को समझिएगा, यहाँ पर जमींदारी जो प्रथा थी, समझिए, जमींदारी जो जमीन जमींदारों के पास थी, वो लेकर ऐसा सोचा गया कि इनके पास से लेकर, जमींदारों के पास से लेकर भारत के यहाँ पर अन्य जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या किया जाए, इसको बांट दिया जाए, इनसे ज़मीनें लेकर, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे जब इनसे ज़मीनें लेकर यहाँ पर बांट दिया जाएगा, तो इससे जो सामाजिक आर्थिक जो असमानताएं थी वो खत्म होंगी, है ना। इनइक्वालिटीज़ वाला मामला जो था वो खत्म होगा, और इक्वालिटी यानी समानता आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, उस समय यहाँ पर ये विचार किया गया, ठीक है। चीज़ें जो समझ में रहे हैं आप, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा लिख सकते हैं, ताकि आप बैकग्राउंड को समझे रहें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस तरह की चीज़ें की गई कि भैया सोचा गया कि भैया इनसे लेकर ज़मीनें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और अन्य एरियाज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। अब जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसा कि आर्टिकल क्या है भैया, जो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल जो आपका 14 है, 15 है, ये क्या कहता है, जो समानता का अधिकार है ना, समता का अधिकार देता है ना, इक्वलिटी की बात करता है। तो अगर ये कर दिया जाता, ये कर जमींदारी प्रथा को ख़त्म करके, और जो इनसे ज़मीनें लेकर अन्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, तो आर्टिकल 1450 ये सही ढंग से यहाँ पर ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो पाता, ग्राउंड पर यहाँ पर सुचारू रूप से आप ये कह सकते हैं कि लागू हो पाता, क्योंकि समानता, सभी को समान अधिकार मिल पाते ना भैया, कि अमीर गरीबी वाला भी मामला। तो यहाँ पर सोचा गया कि आर्टिकल 14-15 को भी सही ढंग से इंप्लीमेंट यहाँ पर किया जा सकता है, ये चीज़ें लागू करके। तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर ऐसे में जमींदारी जो प्रथा थी, जमींदारी को क्या करने की बात कही गई, खत्म करने की बात कही गई। क्या भैया, जमींदारी जो प्रथा चल रही थी, जमींदारी कुछ लोगों के हाथ में जो ज़मीनें थी, उनको ख़त्म करने की बात कही गई, ठीक है। उनको क्या करी गई भैया, ख़त्म करने की बात, बात की गई। अब जब ये खत्म हो जाता, तो भैया आर्टिकल 14-15 का तो सही ढंग से इंप्लीमेंटेशन हो ही जाता, है ना, कि अब लोगों के हाथ में, ये जो जमींदार थे, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ज़मीनें थी, वो ऐसे में ना होकर एक मतलब उनसे लेकर एक इक्वलिटी वाला मामला यहाँ पर सामने आता है, ठीक है। अब क्या किया गया, जब ये जमींदारी प्रथा खत्म करने की बात शुरुआत की गई, तो ऐसे में बहुत सारे जो भारत के बहुत सारे राज्य जो थे, जो राज्य सरकारें थीं, उन्होंने क्या किया, अपने अपने राज्यों में क्या किया, जमींदारी कानून पास करना शुरू किया। क्या किया भैया, यहाँ पर जो राज्य सरकारें थी, राज्य सरकारों ने क्या किया, जमींदारी कानून, ठीक है, ये जमींदारी जो एक्ट था वो क्या कर दिया, पास करना शुरू किया।
अब ये जब पास करना शुरू किया, इससे वही था कि इनसे लेकर ज़मीनें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अलग जगहों पर, इनसे मतलब ये इसका मतलब ये है कि राज्य जब पास ये कानून लाना शुरू की तो यहाँ राज्य अपने पास ये शक्ति ले ली कि इनसे ज़मीनें हम ले सकते हैं, इनसे एक्वायर कर सकते हैं और बदले में कुछ पैसे अमाउंट जो भी दे दें, तो मतलब कहने का राज्य इनसे ज़मीनें ले सकती है। ठीक है, तो जमींदारी कानून के तहत यहाँ पर पास कर दिया, राज्यों ने अपने अपने यहाँ पास करना शुरू किया कि जमींदारी कानून, और इसके तहत जमींदार जो थे उनसे ज़मीनें लेना यहाँ पर शुरू कर दिया, अपने पास एक्वायर करना शुरू कर दिया। तो अब क्या है भैया, अब यहाँ पर क्या हुआ कि लेकिन इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो जिनके पास ज़मीनें थी, जो जमींदार थे, उनको कष्ट हुआ, उनको दिक्कत हुई, तो उन्होंने क्या किया, इसको चैलेंज किया कोर्ट में। क्या किया, इन जो ये कानून पास किया गया राज्य सरकारों द्वारा, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा, अलग अलग राज्यों द्वारा, इनको क्या किया, कोर्ट में चैलेंज किया, कहा कि भैया ये गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, कोर्ट में क्या किया गया, कोर्ट में चैलेंज किया गया। अब ये जो चैलेंज किया गया कोर्ट में, वो किस आधार पर चैलेंज किया, मतलब किस आधार पर चुनौती दी कि ये कानून जो सरकार लेकर आई है, राज्य सरकारें लेकर आ रही हैं, उन वहाँ पर जो जमींदार थे उन्होंने अपना चैलेंज करना शुरू किया अपने यहाँ के हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर चैलेंज मतलब चुनौती देनी शुरू की कि ये गलत है, कानून गलत है और ये नहीं ऐसा कर सकते। अब ये क्यों, किस आधार पर कहा जमींदारों ने कि गलत कर रहे हो आप, ये चैलेंज किया कोर्ट में। ये आधार उन्होंने ये कहा कि भैया ये आर्टिकल, इन्होंने हवाला दिया, क्या दिया भैया, क्या दिया, आर्टिकल 19(1)(f। याद है, कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये आर्टिकल 19(1)(f? एक बार बताएं, कमेंट में बताएं एक बार क्या है ये। संविधान यहाँ पर अनुच्छेद 19(1)(f क्या कहता है, संविधान कहता है ये कि भैया, कहता था उस समय कि संपत्ति, बात को समझिएगा, संपत्ति का अधिकार था, है ना। हम उस समय किस समय की बात कर रहे हैं, जब देश आज़ाद हुआ था, जब हमारा जो कानून संविधान था वो बना था। तो यहाँ पर उस वक्त क्या था भैया, यहाँ पे आर्टिकल 19(1)(f में यहाँ संपत्ति का अधिकार तो एकदम सीधा सीधा यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब उस समय क्या है, यहाँ पर साफ साफ दिया गया था, 1950 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। 19(1)(f में संपत्ति का अधिकार था। जब यहाँ पर कहा गया कि भैया, जमींदारों द्वारा कहा गया कि भैया यहाँ पर तो मूल अधिकार 19 क्या है, 19 क्या है, ये मूल अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है ना। तो ये कहा, जमींदारों ने कहा कि भैया ये तो संपत्ति का अधिकार 19(1)(f में दिया गया है और ये हमसे आप कैसे छीन सकते हो हमारी ज़मीनें, ठीक है, आप कैसे एक्वायर कर सकते हो ये ज़मीनें, ये तो हमारा मूल अधिकार है। तो ये क्या हुआ, इसको चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई कि यही हवाला देते हुए, यही बैकग्राउंड बनाते हुए, यही कहते हुए कि भैया ये हमारा मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, और इसे कैसे सरकारें, राज्य सरकारें जो है वो छीन रही हैं, जो कैसे छीन सकती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो रही थी, ऐसे में ही एक मामला था, चैलेंज किया जा रहा था। ऐसे में ही एक फेमस मामला क्या है, पटना हाई कोर्ट पहुंचा। कहाँ पहुंचा भैया, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट, HC लिख दिया मैंने, हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट पहुंचा। अब ये जो पटना हाई कोर्ट पहुंचा वो कामेश्वर प्रसाद, क्या नाम था इनका, कामेश्वर प्रसाद, एक जमींदार थे ये कामेश्वर प्रसाद। इन्होंने चैलेंज किया, मतलब जो बिहार सरकार, बिहार की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये पास किया, ठीक है, क्या पास किया, वही जमींदारी कानून पास कर दिया कि उनसे लेकर अब जमींदारों से लेकर ज़मीन ली जा सकती है। तो ये कामेश्वर प्रसाद बिहार के, तो इन्होंने पटना हाई कोर्ट में इसे चैलेंज किया, जो कानून पास किया सरकार ने। कहा नहीं भैया, कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि ये गलत हो रहा है, ठीक है, और ये 19(1)(f का उल्लंघन कर रही है सरकार। क्या भैया, कामेश्वर प्रसाद ने क्या किया भैया, यहाँ पर चैलेंज किया और क्या कहा कि भैया जमींदारी कानून को क्या भैया, इसका जो है उल्लंघन कर रही है। किसका उल्लंघन कर रही है, उल्लंघन किसका कर रही है, वही 19(1)(f, मतलब आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल आप समझिएगा इसको, ठीक है, 19(1)(f का यहाँ पर क्या कर रही है, वायलेशन कर रही है, उल्लंघन कर रही है। और यहाँ पर क्या है, अब ये सारी चीज़ें तो चल रही थी। अब इस पर जो पटना हाई कोर्ट जब पहुंचे कामेश्वर प्रसाद, तो पटना हाई कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की, इस पर अपना आदेश दिया, फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया, फैसला ये सुनाया कि भैया ये जो सरकार करी है वो सरकार बिल्कुल गलत करी है। और किसके हित में फैसला सुनाया, कामेश्वर प्रसाद के हित में फैसला सुनाया और कहा पटना हाई कोर्ट ने कि भैया ये उल्लंघन आप सही में कर रहे हो, आर्टिकल 19(1)(f का उल्लंघन कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। और क्या है, सरकार जमीन नहीं ले सकती। क्या फैसला सुना है, जमीन नहीं ले सकती, सरकार जमीन नहीं ले सकती है, ठीक है। किसने, पटना हाई कोर्ट ने किस मामले में सुनाया, कामेश्वर प्रसाद के मामले में सुनाया ये, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो रही है, तो प्लीज एक बार बताएं, आप प्लीज एक बार बताएं कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अब
ये तो कामेश्वर प्रसाद पहुंचे थे। अब अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में लोग क्या है, इसको चुनौती देने लगे। जिन जिन राज्यों में ये कानून यहाँ पर राज्य सरकार जो अपने अपने राज्य सरकारें लाना शुरू की, वहाँ पर जो जमींदार थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया, चैलेंज किया। यहाँ पर क्या किया, चुनौती दी। क्या चुनौती दिया उस कानून को। और ऐसे ही क्या भैया, ऐसे ही बहुत सारे मामले आए, जिनमें से क्या है भैया, रोमेश थापर जो केस था, क्या था भैया, रोमेश थापर, ये भी केस इसी केस से जुड़ा हुआ था कि इन्होंने भी चैलेंज किया। और बृजभूषण केस था। तो ये सब क्या था भैया, ये जो बृजभूषण केस था, ये सब बृजभूषण केस था, ये सब केस क्या है, ये सब जो राज्यों ने ये कानून पास किया था अलग अलग, इन लोगों ने अपने अपने राज्यों में ये चैलेंज किया, नहीं यार 19(1)(f) का उल्लंघन करता है और संपत्ति का अधिकार हमें मिला हुआ है और ये गलत कर रही है। हम लोग याद रखिएगा 1950 के 1950 के टाइम की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चैलेंज करना शुरू किया। अब ये जब चैलेंज अलग अलग राज्यों के पास आना शुरू हुआ, तो अब ऐसे में क्या हुआ, अब ऐसे में सरकार को लगा कि भैया संपत्ति का जो अधिकार मिला हुआ है संविधान में, तो ये जो अधिकार दिया गया है वो तो लोग अनलिमिटेड समझ ले रहे हैं। इसको क्या समझ ले रहे हैं, इसको समझ रहे हैं कि असीमित अधिकार है उनके पास। क्या है, सरकार के पास क्या है, सरकार के पास ये चुनौती आ गई। जब कोर्ट यहाँ पर साफ साफ कहने लगी कि हाँ भैया ये आप गलत करो, सरकारों को ये कहने लगी, तो सरकार के पास ये क्या है, ये चुनौती आई कि भैया क्या चुनौती आई कि लोग क्या है, लोग जो संपत्ति का अधिकार दिया हुआ है, संपत्ति का अधिकार 19 अनुच्छेद किसमें भैया, अनुच्छेद 19(1)(f) में जो ये दिया गया अधिकार, वो लोग असीमित अधिकार इसको समझने लगे। किसको समझने लगे कि मतलब इसको कम किया ही नहीं जा सकता। असीमित अधिकार इसको समझने लगे, ठीक है। अनलिमिटेड राइट है समझने लगे लोग इसको। और भैया अब जब ये सरकार के पास ये चुनौती आई, अब सरकार तो भैया सोशल इक्वलिटी लाना चाहती थी, सबको सामाजिक आधार पर और आर्थिक रूप से सबको एक समान लाना चाहती थी। अब ये कैसे लाती सरकार, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ पर जो पहला संविधान संशोधन था वो यहाँ पर क्या किया, पास किया। जो अभी शुरुआत में मैंने क्या कहा, शुरुआत में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके बैकग्राउंड को, पहला संविधान संशोधन। अब ये बैकग्राउंड हम देख रहे थे, ठीक है। 1951 में सरकार ने यहाँ पर क्या किया, जो हमारी सरकार मैं कह रहा हूँ, हमारी संसद ने क्या किया, हमारी संसद ने पहला संविधान संशोधन यहाँ पर पारित किया। क्या किया, ये सब बैकग्राउंड हुआ, बात समझ रहे हैं ना। ये सब चुनौतियां सरकार के पास आई, तो क्या हुआ यहाँ पर संसद ने क्या किया, संसद ने पहला संविधान, इसको संविधान को डॉट लिख दे रहा हूं, संविधान संशोधन 1951, ठीक है, ये क्या किया, पास किया। अब ये पहला जो संविधान संशोधन जो पास किया गया, ठीक है, अब यहां पर जो पहला संविधान संशोधन पास किया गया, इसमें क्या लिखा गया, इस संशोधन में ये लिखा गया कि भैया जो आर्टिकल, बात समझिएगा एकदम कान खोलकर, अच्छा चीजें समझ में आ रही तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। जो आर्टिकल 19(1)(f) है, बात समझिएगा, ये संविधान संशोधन जो पहला किया गया 1951 का, इसमें लिखा गया कि आर्टिकल 19(1)(f) क्या है, अब सीमित अधिकार बन गया। क्या बन गया, अब सीमित अधिकार बन गया। बात को समझिएगा, सीमित अधिकार का क्या मतलब है, मतलब अब इस संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर संसद ने कानून लेकर आई और कही कि अब इसे सीमित किया जाता है। और सीमित का मतलब अब जो है सरकारें इसको क्या कर सकती हैं, छीन सकती हैं, ले सकती हैं आपसे ज़मीनें, ठीक है। आप इससे क्या किया, जो संविधान संशोधन था पहला, यहाँ पर कहा गया, यहाँ पर संशोधन किया गया और कानून लाया गया कि आर्टिकल 19(1)(f) अब क्या बना दिया गया, अब सीमित अधिकार बना दिया गया। समझ में आ रही है चीज़ें, एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं आपको ये चीज़ें जो है वो आपको सही ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आप समझ पा रहे हो या नहीं, एक बार बताएं। तो अब इसे सीमित अधिकार बना दिया गया। मतलब क्या है, मतलब अब अगर गवर्नमेंट को लगेगा, क्या है भैया, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी जनहित के फेवर में, जनहित के आप ये कह सकते हैं कोई उनके फेवर में अगर कोई ज़मीन लेना जरूरी जो सरकार है समझेगी, तो वो ले सकती है। तो भैया क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट वाला मामला, कि मतलब अगर सार्वजनिक कार्यों के लिए, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या है, कोई ज़मीन सरकार लेना चाहेगी, कोई ज़मीन क्या है, ज़मीन लेना चाहेगी तो वो ले सकती है।
बात को समझिए। पहले क्या था, पहले ले रही थी तो लोग कहाँ पहुंच जा रहे थे, लोग पहुंच जा रहे थे हाई कोर्ट पहुंच जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा जब ये लोग, ये जो शंकरी प्रसाद वाला जो मैंने केस आपको, नहीं शंकरी प्रसाद नहीं, ये कामेश्वर प्रसाद, सॉरी, ये जो कामेश्वर प्रसाद वाला केस मैंने आपको बताया कि ये सीधा कहाँ, ये पटना हाई कोर्ट कैसे पहुंचे होंगे, आर्टिकल 226, मतलब ये उल्लंघन हो रहा था ना, ये मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा था ना, तो हाई कोर्ट किसके द्वारा जाया जाता है, 226 के तहत ना। तो ये याद रखिए, जब भी कोई जा रहा है इस तरह के वायलेशन को लेकर, तो ये मूल अधिकार सीधा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो 226 के तहत क्या होंगे, अगर हाई कोर्ट जाते तो 32 के तहत जाते हैं ना। तो यहां पर क्या है भैया, यहाँ पर यह है कि भैया अब यहाँ पर कहा गया, पहला संविधान संशोधन के द्वारा कानून लाया गया कि भैया कोई ज़मीन जो है सरकार वो अगर लेना चाहेगी पब्लिक इंटरेस्ट में, जो ऐसा लगेगा कि हाँ लोगों के हित में ये ज़मीन लेनी चाहिए, तो वो सरकार क्या है, सरकार ले सकती है, ठीक है। क्लियर हो गई बातें। तो यहाँ पर क्या है, ज़मीनें जरूरी अगर रहेंगी तो वो लिया जा सकेगा। और ये क्या है, ये कहाँ लिखा गया, ये आर्टिकल, आप समझिएगा, आर्टिकल 31, ठीक है, 31A और B में, ठीक है। ये कहाँ लिखा गया, 31A और B में, ये साफ साफ यहां पर डाल दिया गया। इसमें आर्टिकल 31A और B को यहां पर क्या किया गया, डाल दिया गया संविधान में, ठीक है। और यहां पर क्या किया गया, वही कहा गया कि भैया अब ये सीमित अधिकार बना दिया गया और जमीनें ले सकती है, ठीक है। किसमें कहा गया, ये एक अनुच्छेद 31A और B, यानी अनुच्छेद 31 का और खा में यहां पर साफ साफ लिख दिया गया डालकर, ठीक है। अब ये तो यहां पर किया गया, लेकिन जो इस संशोधन द्वारा सरकार यही नहीं रुकी, बल्कि और पहले संविधान संशोधन द्वारा और भी कुछ यहां पर सरकार क्या है, संविधान में डाल दी। क्या डाल दी, इसी पहले संविधान संशोधन द्वारा, यही जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट था, यहां पर क्या किया, पहले संविधान संशोधन 1951 में हो रहा था, है ना। इसके द्वारा सरकार यही नहीं रुकी, अब संविधान में एक और चीज डाली। क्या डाली भैया, जो 9वीं अनुसूची है, ठीक है, 9वीं अनुसूची याद है, पढ़ाया था आप सभी को। ये जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है संविधान का, वो यहां पर पहले संविधान संशोधन द्वारा यहां पर संविधान में डाल दिया गया। कुल 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में, है ना। जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय सिर्फ 8 अनुसूची थी। उन जो 9वीं अनुसूची थी वो पहले संविधान संशोधन 1951 में डाला गया पहला। अब ये 9वीं अनुसूची डालने पर क्या मसला था, क्यों डाला गया, क्या लिखा गया 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में ये दे दिया गया इसी संशोधन द्वारा कि भैया यहां पर कहा गया कि जो संसद है, जब भी कोई यहाँ पर कानून इसमें डालेगी 9वीं अनुसूची, मतलब कोई संसद जो संसद है वो कोई कानून जब बना रही है, ठीक है, और वो कानून बनाकर अगर यहाँ 9वीं अनुसूची में डाल देगी, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक कानून बनाई और ये कानून 9वीं अनुसूची में डाल दी संसद, तो ये क्या होगा, ये जो 9वीं अनुसूची में वो जो कानून डालेगी वो कानून क्या है, वो कानून कभी भी आप जो लोग हैं वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, नहीं करेंगे। तो 9वीं अनुसूची में क्या है भैया, 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून या विषय क्या है, कानून क्या है, एक मिनट, कानून को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, बात को समझिएगा। अब ये क्यों ऐसा डाला गया, क्यों ऐसा डाला गया, बात को समझिएगा। नहीं डाली चुनौती ना देने का क्या मतलब है, मतलब जो अभी आप देख रहे थे कि जो केसेस ऊपर आपने देखा कि जैसे ही सरकार यहाँ पर कोई कानून लेकर आई, लोग पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, कोर्ट पहुँच गए, हाई कोर्ट पहुँच गए, और उन्होंने कहा कि भैया ये गलत कर रही है सरकार। तो अब सरकार ने यहाँ पर ख़त्म ही कर दिया और कहा कि भैया अगर हम लोग कोई कानून लेकर आएंगे, संसद कोई कानून लेकर आएगी और वो कानून अगर कहाँ डाल देगी, 9वीं अनुसूची में डाल देगी, तो ये जो 9वीं अनुसूची है उसको क्या है, उसको कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज का मतलब यह है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते और क्या ये नहीं कहोगे अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया वो कोई कानून, तो ये आप नहीं कह सकते कि क्या भैया कि ये हमारे मूल अधिकार का हनन हो रहा है, या फिर मतलब ये हनन हो रहा है, आप कोर्ट नहीं, चुनौती नहीं दोगे, आप चैलेंज नहीं कर पाओगे आप कोर्ट में जाकर, ठीक है। तो ये सीधा सीधा यहाँ पर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। अब देखिए
जब यहाँ पर संसद ने, पार्लियामेंट ने इसे 9वीं अनुसूची में यहाँ पर कहा कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय पर कोई भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर आगे क्या किया गया, संसद द्वारा क्या किया गया, अब सारे जो लैंड रिफॉर्म थे, भूमि सुधार कानून थे, जो अभी ऊपर मैंने बताया, जितने भी भूमि सुधार कानून थे, भूमि सुधार कानून थे, एक मिनट, भूमि सुधार कानून, ठीक है, जितने भी लैंड रिफॉर्म कानून थे वो क्या कर दिए गए, वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए, 9वीं अनुसूची में क्या कर दिए गए भैया, डाल दिए गए। ठीक है, अब ये लिख लीजिएगा, जितने भी भूमि सुधार कानून थे वो क्या भैया 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। डालने का क्या मकसद था, वही कि भैया संसद ने अब कह दिया कि अगर इसमें डाला जाएगा तो आप चुनौती नहीं दे सकते। तो पहले जो समस्या आ रही थी कि लोग पहुंच जा रहे थे, कहां पर, कोर्ट पहुंच जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जा रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि नहीं भैया एक वायलेशन कर रहे हो। तो यहां पर कहा गया कि भैया भूमि सुधार कानून जितने सारे थे, भूमि सुधार कानून लाए गए थे संसद द्वारा, वो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए। अब क्या हुआ, रिजल्ट ये था, जो परिणाम था कि भैया यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो अब जब ये मसला किया गया, जो पहला संविधान संशोधन जब किया गया, तो यहाँ पर जो इसका परिणाम ये हुआ, रिजल्ट क्या आया, पहला संविधान संशोधन का जो परिणाम आया, रिजल्ट आया कि जमींदार जो है वो नाराज हो गए, है ना। जो अब जमींदार तो नाराज होंगे ही, तो जो जमींदार नाराज हुए वो क्या किया, उन्होंने क्या किया, वो कोर्ट पहुंच गए। क्या पहुंच गए, कोर्ट पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, कोर्ट। अब कोर्ट पहुंचे, अभी मैंने आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो आपने अभी कहा कि इसे आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, बात को समझिएगा। अभी ये कोर्ट क्या पहुंचे वो अभी मैं आपको बताता हूं। यहां पर जमींदार नाराज हुए और रिजल्ट इसका क्या हुआ, कोर्ट पहुंच गए। इन्हीं में से एक केस आता है शंकरी प्रसाद केस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अब हम लोग क्या कर रहे हैं, शंकरी प्रसाद केस को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, शंकरी प्रसाद, क्या नाम है इस केस का, शंकरी प्रसाद बनाम संघ भारत सरकार, आप कह सकते हैं भारत सरकार, ठीक है, या यूनियन ऑफ स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, या फिर ये केस जाना जाता है शंकरी प्रसाद केस के नाम से भी फेमस जाना जाता है। ठीक है, जब भी आए शंकरी प्रसाद केस आप इसे ही समझना जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ भैया, शंकरी प्रसाद जो जमींदार थे वो पहुँच गए भैया यहाँ पर, कहाँ पहुँच गए, कोर्ट पहुँच गए। और इन्होंने कहा कि भैया ये जो आर्टिकल, बात समझिएगा, इन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 31A और 31B जो है, मतलब अनुच्छेद जो 31 का और खा है, ये क्या है, इसको चैलेंज कर दिया। कहा कि भैया ये गलत है, ये जो आपने लिखा है, कहाँ पर लिखा है, ये जो आपने लिखा है, आपने डाल दिया कि यहाँ पर ज़मीनें ली जा सकती हैं और जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में, ये हमने बताया ना, कोई ज़मीन ले सकती है सरकार यहाँ पर, और आर्टिकल 19(1)(f) को सीमित का अधिकार बना दिया। तो यहाँ पर शंकरी प्रसाद क्या इन्होंने यहाँ पर ये पहुँच गए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए, अब ये किसके द्वारा पहुँचे होंगे सुप्रीम कोर्ट, बताने एक बार कमेंट सेक्शन में। 32 किसके द्वारा पहुँचे होंगे, आर्टिकल 32 मूल अधिकार का हनन दिखाया इन्होंने, और कहा कि भैया ये आर्टिकल 31A और B का क्या है, यहाँ पर वायलेशन कर रही है। जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, क्या कर रही है, इसका उल्लंघन कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, इसका उल्लंघन। अच्छा, ये जो मैंने बताया, ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, ये अभी बात का विषय था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये शंकरी प्रसाद कहाँ पहुँच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, और इन्होंने कहा कि भैया आर्टिकल 31A और B को चैलेंज किया। कहा कि भैया ये कैसे कर सकते हैं आप, ये तो हमारे मूल अधिकार का हनन है ना। 32 के तहत ये सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब क्या कहा शंकरी प्रसाद ने कहा कि भैया ये हमारे जो संसद ने संशोधन किया है वो गलत है, और संशोधन जो संसद है वो नहीं कर सकती। क्या कहा शंकरी प्रसाद ने अपनी याचिका में, यहाँ पर याचिका लेकर पहुंचे थे ना, याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट शंकरी प्रसाद पहुंचे और कहा कि भैया, क्या कहा, अच्छा अपने शब्दों में नोट्स बनाते चले प्लीज़, मैं बार बार जो आपको समझा रहा हूँ अपने शब्दों में लिखते चले, टू द पॉइंट, शॉर्ट्स में नोट बनाते चले। ठीक है, तो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा कि संसद क्या है, इन्होंने कहा संसद मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट जो है, FR जो है, मूल अधिकार को संशोधन क्या है, को संशोधन नहीं कर सकती है।
इन्होंने कहा अपनी याचिका में कोर्ट के सामने कहा कि सर साहब ये जो संसद मूल अधिकार का संशोधन कर रही है वो नहीं कर सकती। वो क्यों कर रही है? यहाँ संशोधन ही तो किया था ना, यहाँ संशोधन ही तो किया था, याद है ना। मतलब आर्टिकल 31A और B जोड़ा, संविधान में अनुच्छेद 31 और A और B जोड़ना, मतलब संविधान में कोई चीज़ जोड़ना या घटाना संशोधन ही तो कहलाता है। तो जो संसद थी वो आर्टिकल 31A और B जोड़ी थी ना। तो यहाँ पर क्या है, ये चैलेंज इन्होंने शंकर प्रसाद ने कहा कि भैया संसद जो है मूल अधिकार को संशोधन नहीं कर सकती, ठीक है, साफ साफ इन्होंने कहा। और ये जो जोड़ा है वो गलत है, संशोधन में यानी कि बदलाव नहीं कर सकती मूल अधिकार में, ये शंकर प्रसाद ने कहा अपनी याचिका में, ठीक है, अपनी याचिका में शंकर प्रसाद ने ये कहा। अब क्या हुआ भैया, अब यहाँ पर जो 368 द्वारा ये जो संसद कर रही है, बात को समझिएगा, यहाँ पर कहा, यहाँ पर जो याचिका लेकर गए शंकर प्रसाद, इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 द्वारा ही तो किया गया ना संशोधन। तो ये 368 के द्वारा जो ये संसद कर रही है, इन्होंने कहा कि भैया ये गलत है। और यहाँ पर कहा कि भैया ये जो आर्टिकल 13 है, बात को समझिए, याद है आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं लाएगी जो किसी के मूल अधिकार को सीमित करे। कहता है ना, क्या कहता है कि संसद कोई भी ऐसा कानून यानी लॉ, क्या है भैया, लॉ नहीं लाएगी जिससे क्या हो, जिससे ये पढ़ाया ना शुरुआत में, किसी के मूल अधिकार का हनन हो या हनन हो, है ना। तो आर्टिकल 13 एक तरफ क्या कहता है, आर्टिकल 13 साफ साफ कहता है कि संसद क्या है, कोई भी ऐसा कानून नहीं लाएगी जिससे किसी के मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का क्या हो, वायलेशन हो, हनन हो। तो शंकरी प्रसाद ने कहा कि भैया ये जो संसद ने किया है 368 के द्वारा संशोधन, और संशोधन करके क्या कर दिया, यहाँ पर 31A और B जोड़ दिया और यहाँ पर सीमित कर दिया, कहा कि भैया प्रॉपर्टी को हम ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी ले सकते हो, संपत्ति का अधिकार वाला मामला अगर आप ले सकते हो तो ये तो भैया ये गलत कर रहे हो। ये तो साफ साफ कहा है कि मूल अधिकार आप नहीं छीन सकते। हमारा आर्टिकल 13 तो साफ साफ पहले कहा गया, संविधान हमारा जो बना है उसमें ये कहा ही गया है। तो ये बैकग्राउंड बनाते हुए शंकर प्रसाद कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे आर्टिकल 32 के तहत। अब सुनिए जो कोर्ट ने क्या कहा इस मामले में, ठीक है, कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा, क्या फैसला सुनाया। अच्छा, ये जो चीज़ें चल रही हैं याद रखिएगा, ये मामला 1951 का चल रहा है, याद है ना। अब ये 1951 में क्या था, 1951 में संपत्ति के का जो अधिकार था वो हटाया नहीं गया था, याद रखिएगा, है ना, नहीं हटाया गया था ना। कब हटाया गया संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये उस समय क्या था, उस समय मूल अधिकार तो था ही ना। ये मामला 1951 का चल रहा है, तो अभी बैकग्राउंड आप यही समझिए कि चल रहा है, मूल अधिकार है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, यहाँ पर क्या हुआ, अब ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला सुनाया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट थी हमारी क्या थी भैया, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया देश में जो सोशल इकोनॉमिकली जो इनइक्वालिटीज़ चल रही हैं, है ना, उसको क्या है, वो ज़्यादा है। कहने का मतलब जो सामाजिक रूप से जो असमानताएं चल रही हैं, जो आर्थिक रूप से असमानताएं चल रही हैं, वो देश में ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना, और ऐसे में सरकारें जो मूल अधिकार हैं उनका संशोधन कर सकती है। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा भैया शंकर प्रसाद वाले मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया, क्या कहा कि भैया यहाँ पर सरकार जो है वो क्या कर सकती है, सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, ये ऐतिहासिक फैसला था, बात समझिएगा। यहाँ पर क्या कहा गया, आर्टिकल 13 में कहा गया कोई भी मूल अधिकार का हनन नहीं हो सकता ना, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ फैसला सुनाया कि सरकार मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर कहा, और क्या कहा कि भैया संसद के पास 368 यानी क्या कहा, संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत क्या है, या फिर के माध्यम से कह सकते हैं, से यह शक्ति प्राप्त है कि वो मूल अधिकार का संशोधन करे।
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इसमें ये कहा। अब आगे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यही नहीं रुका, यही सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 13 में जो चीज़ें दी गई हैं कि संसद जो है किसी भी, यहाँ पर कहा है ना कि आर्टिकल 13 में संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं लेगा जो मूल अधिकार को सीमित करे या हनन करे, तो इसका भी समाधान कर दिया, आर्टिकल 13 का भी समाधान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आगे यहीं नहीं रुकी, सुप्रीम कोर्ट आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर क्या है आर्टिकल यहाँ पर अनुच्छेद 368 जो है, अगर ये अनुच्छेद 368 के द्वारा कोई भी संशोधन आता है तो हम क्या है, हम उसे क्या मानेंगे, हम उन संशोधन को आर्टिकल जो 13 दिया गया है उसको आर्टिकल 13 में कानून का दर्जा नहीं देंगे। बात को समझिएगा, ये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ पे आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के द्वारा या अनुच्छेद 368 के द्वारा कोई भी संशोधन किया जाता है, संशोधन आता है, कह सकते हैं आता है या किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हम क्या है, हम उस संशोधन को क्या नहीं मानेंगे, हम उस संशोधन को क्या नहीं मानेंगे, उस संशोधन को आर्टिकल 13 में कानून नहीं मानेंगे या कानून का दर्जा नहीं देंगे। बात को समझिएगा, ये किस हिसाब से कैसे ये आर्टिकल 13 जो दिया गया था ये बना भी रहा और कैसे ये पास भी हो गया, इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि भैया यहाँ पे अगर जो संसद है वो आर्टिकल 368 के द्वारा कोई भी संशोधन कर रही है, कोई भी अमेंडमेंट कर रही है संविधान में, तो जो संशोधन किया जा रहा है, मतलब जो अगर कोई संशोधन करके कोई कानून जोड़ा जा रहा है संविधान में या फिर कोई कानून हटाया जा रहा है, तो कोर्ट ने कहा कि हम जो ये कानून जोड़ा जाएगा हटाया जाएगा उसको हम आर्टिकल 13 में कानून नहीं मानेंगे। बात को समझिए, ये कानून ही नहीं हम मानेंगे, जो जोड़ा जाएगा या हटाया जाएगा उसको हम कानून का दर्जा देंगे ही नहीं। ठीक है, कानून का दर्जा जब देंगे ही नहीं तो ये कैसे हनन ही कैसे होगा। बात को समझिएगा, मतलब संसद अगर कोई कानून लेकर आएगी हम उसे कानून नहीं मानेंगे, हम उसे मानेंगे एज इट इज़ कि हाँ वो संशोधन कर रही है। तो भैया क्या है जी, जब कानून का दर्जा सुप्रीम कोर्ट मानेगी ही नहीं तो आप ये कह ही नहीं सकते हो कि ये कोई कानून है और ये मेरे मूल अधिकार का हनन कर रही है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रास्ता खोल दिया, दरवाज़ा खोल दिया, जो क्लियर रास्ता दे दिया, एक ग्रीन बत्ती दिखा दी किसको, संसद को, किसको, कि भैया वो जो है जब कानून मानेंगे ही नहीं तो आपको आपकी जो एफआर का उल्लंघन ही नहीं होगा। और ऐसे में क्या हो गया, संसद के पास मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई, मिल गई। तो क्या हो गया भैया, ऐसे में संसद को यानी पार्लियामेंट को, संसद को मूल अधिकार में संशोधन, अमेंडमेंट, संशोधन करने की शक्ति प्राप्त हो गई। बात समझ में आ गई शंकरी प्रसाद वाले मामले में। तो अब शंकरी प्रसाद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं क्या है भैया, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो मामला था कि हाँ इक्वलिटीज़ वाला आना चाहिए, उसको बैकग्राउंड समझा, माना, और यहाँ पर क्या कह दिया कि भैया हाँ जो कानून संसद है वो मूल अधिकार का संशोधन करने की शक्ति संसद को दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये मामला जो है शंकरी प्रसाद वाला मामला, आप प्लीज़ इसे याद रखें, इसको क्या है माइंड में आप बनाए रखेंगे। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या ऐतिहासिक फैसला था शंकरी प्रसाद वाले मामले में। ठीक है, अब आगे गोलकनाथवाद है एक, यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ गोलकनाथवाद है। क्या है ये गोलकनाथवाद? अच्छा, हमने क्या पढ़ा था क्या गोलकनाथवाद कभी? एक बार बताएं कमेंट सेक्शन में कि हमने पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो प्लीज़ पीछे रिवाइज करें, आप एक बार देखें क्या है ये गोलकनाथवाद अगर पढ़ा था, और प्लीज़ रिवाइज करते चलें, ये चीज़ें आपको भूल जाएंगे। अभी तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, अगर रिवीजन नहीं करेंगे मल्टीपल टाइम्स, उसका आप ये कहें दोहराएंगे नहीं तो चीज़ें आपसे भूल सकती हैं, भूल जाएंगे आप चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भैया, यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ें यहाँ पर कही गई। और क्या है भैया, अच्छा यहाँ पर जब ये कहा गया, क्या यहाँ पर क्या कहा गया, संशोधन को क्या है सुप्रीम कोर्ट ने माना, यहाँ पे कानून का दर्जा हम देंगे ही नहीं। ठीक है, तो यही कहा गया है। शुरुआत में मैंने आपको क्या हेडिंग डलवाई थी कि भैया क्या हेडिंग डलवाई थी आपको शुरुआत में
यहाँ पे शुरुआत में आपको हेडिंग डलवाई थी, संसद की विधायी और संविधायी शक्ति के बीच के अंतर को यहाँ पर मैं बताना चाहता। तो ये विधायी, आप समझ पा रहे हो क्या है अंतर? मैं आपको बताता हूँ। विधायी और संविधायी शक्ति के बीच में अंतर, ये किसके द्वारा, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भैया, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर साफ साफ क्या कहा भैया, यहाँ पर साफ साफ कहा कि भैया ये क्या है, ये संविधायी शक्ति है, ये कानून वाला मामला नहीं माना, संविधायी शक्ति एक रूप में। यही अंतर आप समझिएगा। संशोधन अगर इसको कानून मानेगी ही नहीं तो ये क्या है भैया, ये कानून मानेगी ही नहीं तो क्या है भैया, ये संविधायी शक्ति है। क्या है, 368 के द्वारा अगर कोई संशोधन किया जा रहा है तो ये क्या है, ये संसद की संविधायी शक्ति है। और अगर नॉर्मल कोई कानून लाया जा रहा है, बात समझिएगा, नॉर्मल कोई कानून लाया जा रहा है तो वो कानून मानेगी, ठीक है। वो कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे कानून मानेगा। लेकिन अगर संविधायी शक्ति के द्वारा यहाँ पर लाया जा रहा है संविधान संशोधन करके, तो उसे कानून नहीं हम मानेंगे। यही वजह है कि साफ हुआ मामला। तो आपको समझ में आ गया ना कि संविधायी शक्ति और कानूनी जो शक्ति है उसके बीच में क्या अंतर है कोर्ट का। आप समझ में आ गया ना आपको ये मामला, विधायी और संविधायी शक्ति के बीच में अंतर, ठीक है। तो ये क्या है भैया, इस तरह से ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपको एक बार बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं। कल हम लोग क्या देखेंगे, गोलकनाथवाद देखेंगे, इसी से संबंधित है। अब आगे किस तरह से ये फैसला पलटा गया, क्या हुआ, किस हिसाब से हुआ, वो एक बार बताएंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है, शंकरी प्रसादवाद बैकग्राउंड आपने अच्छे से समझ लिया, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताएं, दिल खोल कर बताएं आप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, लाइक का बटन जरूर दबाया करें। चलिए आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।